नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके साथ कुछ बातचीत करने। दोस्तों, वैसे तो रा- दो प्रदेशों में चुनाव हैं। चार चार प्रदेशों के चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन अभी भाजपा दो प्रदेशों के चुनाव करवा रही है, और वो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर। लेकिन तगड़ी राजनीति, मतलब जहाँ चुनाव है वहाँ तो माना जा सकता है कि वहाँ राजनीति होगी ही, और सब लोग अपने अपना पक्ष मजबूत करने में लगेंगे। लेकिन जो राजनीति हो रही है वो पूरब में हो रही है। पश्चिम में मतलब चुनाव तो और उत्तर में है, मतलब हरियाणा और कश्मीर में। लेकिन राजनीति हो रही है पश्चिमी बंगाल, झारखंड और बिहार में। और अनपेक्षित राजनीति हो रही है। इस तरह की राजनीति हो रही है कि जिसकी कोई अपेक्षा, और तीनों राज्य जो है कहीं न कहीं सीमा से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की जो सीमा है उससे जुड़े हुए हैं। और पश्चिमी बंगाल का तो अभी, जैसे पूर्वी बंगाल में या बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह का वहाँ आंदोलन हुआ और शेख हसीना को कुर्सी छोड़ करके और भागना पड़ा, कमो बेश उसी तरह का हालात बंगाल में भारतीय जनता वहाँ जमात के लोगों ने बनाया था पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जमात का रोल अदा करने का बीड़ा उठाया है। तो बंगाल में ज़बरदस्त तरीके की राजनीति हो रही है। झारखंड में ज़बरदस्त तरीके की है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार जब से वो वापस आए हैं जेल से, उसकी सरकार को कमज़ोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि जब वो जेल गए थे, जेल जाने के पहले से उनकी सरकार को कमज़ोर करके गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और उनका जेल जाना भी उसी अभियान का हिस्सा था, उनको जेल भेजना भी। तो झारखंड में जिस तरह की राजनीति हो रही है, और फिर बिहार में भी नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का खेल भारतीय जनता पार्टी बहुत शिद्दत से कर रही है। तो पता नहीं इन तीनों राज्यों के, क्योंकि बांग्लादेश में भी कहा जाता है कि चीन का उसमें ज़बरदस्त हाथ था। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ बाहरी शक्तियाँ इस तरह के हाथ मतलब हो कि जो इन तीनों राज्यों में इस तरह की राजनीति को उभार रहे हैं, ख़ास तौर से पश्चिमी बंगाल में। खैर, जहाँ जहाँ पे भी विरोधी दल की सरकारें हैं, उन सरकारों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से देखना नहीं चाहती। वो पिछली बार हमने 2019 के बल्कि चुनाव के बाद लगातार देखा है कि कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कैसे राजस्थान में सरकार गिराने का ज़बरदस्त प्रयत्न किया, कर्नाटक में सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई, और इसी तरह से आगे भी उनका ये महाअभियान जारी रहा। लेकिन तहमत जो है वो हमेशा दूसरी पार्टियों पर लगाते रहे हैं। खैर, अब ये अपन कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता में मतलब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में आज बहुत भारी प्रदर्शन था, और उसमें मतलब ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, और दुकानें बंद कराने का काम किया, और पुलिस से भी कई जगह मुठभेड़ हुई। पश्चिमी बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और
और उनको लाठीचार्ज भी किया। इन सब को देखते हुए भाजपा ने कल पश्चिमी बंगाल बंद का आह्वान किया है। और वहाँ की जो सरकार है, टीएसपी की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो है चीफ मिनिस्टर वहाँ की, उन्होंने उस बंद का विरोध करने के लिए का आह्वान किया। दोनों तरफ से मतलब सड़कों पर उतरने की वो है और ज़बरदस्त झड़प देखने को मिल सकती है। भाजपा सुबह 6 बजे से शाम की 6 बजे तक पश्चिमी बंगाल बंद करने का आह्वान किया है और वो सड़कों पर उतरेंगे। इधर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई बंद नहीं होगा, आप लोग जो है अपने हिसाब से मतलब दुकानें खोलिए और ऑफिसेज वगैरह सब खुले रहेंगे, सरकारी ऑफिसेज भी खुले रहेंगे, स्कूल्स कॉलेजेस सब खुले रहेंगे, यूनिवर्सिटियां सब एज इट इज़ काम करेगी, कोई बंद नहीं रहेगा, किसी भी तरह का कोई बंद नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। उन्होंने बहुत भारी पुलिस का इंतजाम भी किया है उसके लिए और हर तरह से वो इस कोशिश में लगी है। और भाजपा उस चूँकि ये भाजपा जो है, ये जो बंद का आह्वान और आज जो प्रदर्शन का आह्वान और जो कर रही थी, वो सब उस ट्रेनी डॉक्टर बेटी जो थी जिसका बलात्कार करके गैंग रेप करके उसको मार दिया, उसको न्याय दिलाने के लिए कर रही है, या उसकी आड़ में, उस आंदोलन की, उस घटना की आड़ में शुभेंदु अधिकारी और वहाँ के नेता जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें एक और बात जो विशेष तौर से देखी जानी चाहिए वो ये है कि वहाँ का जो राज्यपाल हैं, जो खुद इसी तरह के आरोपों से गिरे हुए हैं, मतलब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से गिरे हुए हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो भी ममता बनर्जी की सरकार को गिराने में सहयोग दे रहे हैं। तो खैर भाजपा के तो जितने भी दूसरी सरकारें हैं, भाजपा के इतर जो सरकारें हैं और जो राज्यपाल हैं, वो वहाँ पर उन सरकारों के साथ कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल और शायद कर्नाटक, यहाँ के लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कि राज्यपालों की शिकायत को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया है और उस पर आदेश भी पारित किया है। लेकिन ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, ये हमेशा इस तरह के काम, मतलब हर राज्यपाल को, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, ये समझना चाहिए कि वो उस प्रदेश का एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर केंद्र की तरफ से एक बिठाया हुआ मोहरा है जो स्टेट की सरकार के अनुसार जिसको काम करना है। लेकिन ये वो नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, वो हमेशा उसके अंदर दखलंदाजी करेंगे और उन सरकारों को परेशान करेंगे, गिराने का काम करेंगे। और जैसा महाराष्ट्र में किया भगवत सिंह कोश्यारी ने, 5 बजे सुबह जल्दी उठ के और शपथ दिला दी शिंदे को, और उसको पवार को, और सरकार बदल दी। तो ये काम वो वहाँ करते रहेंगे, कहीं पे भी वो पीछे हटने वाले नहीं हैं।
चाहे सुप्रीम कोर्ट भी कितनी फटकार लगाए। इसके बाद झारखंड में आप सबको मालूम है कि 5-6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, उसके होने वाले थे, उस समय ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छापे के बाद उसको दबाव डाला गया और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो उनको जेल भेज दिया। जब जेल भेजा उसके पहले उन्होंने चंपई सोरेन को अपना विश्वास पात्र समझते हुए और ये समझते हुए कि इन्होंने मेरे पिताजी शिबू सोरेन के साथ जिन्होंने पार्टी बनाई उनके साथ रह कर के काम किया है और 50 साल से वो लगातार इस पार्टी में काम कर रहे हैं, तो अपने परिवार के लोगों को न बनाते हुए उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया। और लेकिन चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार इस बात की कोशिश करते रहे वो कि किसी तरह मैं ही इस कुर्सी पर काबिज रहूं और चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ें। अब चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है वो पार्टी का डिसीजन है और पार्टी को जो जिता के ला सकता है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो जब हेमंत सोरेन छूट के वापस आए तो पहले तो उनको लगा कि नहीं ये काम कर रहे हैं चंपई सोरेन तो ठीक है, लेकिन उनको सोनिया गांधी ने मैसेज किया, फ़ोन किया या मैसेज किया जो भी, और ये बताया कि तुम जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी वापस ले और नहीं तो ये तो तुम्हारी पार्टी का कबाड़ा कर देगा। चंपई सोरेन के खिलाफ उन्होंने ये बात कही। तब उन्होंने हेमंत सोरेन ने विधानसभा के सदस्यों की पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई और उसमें मुख्यमंत्री का वापस उनको प्रस्ताव पास किया और वो मुख्यमंत्री बने। उस समय से ही उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मतलब उस समय तो नहीं, उन्होंने तो त्यागपत्र दे दिया था, खुशी खुशी त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र ही नहीं दिया, हेमंत सोरेन की सरकार में वापस मंत्री भी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको मिसगाइड किया और ख़ास तौर से असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों ने मिलकर के चंपई सोरेन को मिसगाइड किया और इस सरकार से बगावत करने के लिए उकसाया। तो वो उनको दिल्ली भी ले गए। दिल्ली में उनके साथ उनको कहा कि 4-5 एमएलए और आएंगे, लेकिन वो कोई नहीं आया। तो उन्होंने वहाँ पर और अच्छा दिल्ली में जाने के बाद भाजपाइयों ने देखा कि भाई इसको पार्टी में लें या नहीं लें। इस मरांडी ने, जो बाबूलाल मरांडी हैं, उन्होंने इनके एंट्री पर ऑब्जेक्शन किया, रोक लगाई, तो इनको बैरंग वापस आना पड़ा। जब ये वापस आए तो इन्होंने कहा कि मैं नया संगठन बनाऊंगा, मैं नई पार्टी बनाऊंगा। लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत, एक हफ्ते में मैं नई पार्टी की घोषणा कर दूंगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। एक प्रेस वाले ने इनसे पूछा था कि भाई आप इतना कम समय कैसे पार्टी बनाओगे? तो उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ़ है, मैं बनाऊंगा। तो लेकिन अब एक हफ्ते बाद आज फिर दिल्ली गए हैं वो, और अब के भी वो शुभेंदु अधिकारी से मिल के गए हैं और हेमंत विश्व शर्मा उनके साथ हैं और शाह साहब से, अमित शाह गृह मंत्री से उनकी मीटिंग हो गई है और 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत सोरेन जो है बहुत आवश्यक मजबूरी हो गई है उनको पार्टी के अंदर दाखिला करवाना। उसके बिना वो यहाँ चुनाव में पिछड़ रहे हैं।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं और चंपई सोरेन उसी पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत से वहाँ पर चुनाव लड़ते थे और उसी ताकत की वजह से अभी लोकसभा में भी पांचों जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट थी वो सब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती। कोई दूसरी पार्टी वहाँ जीत नहीं सकी है। भाजपा तो एक भी नहीं सीट जीत सकी, एक आध सीट कांग्रेस ने जीती। और तो इस तरह से मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को और जिस क्षेत्र से ये आते हैं हेमंत ये चंपई सोरेन, उस क्षेत्र की भी 16 जो सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक पर भी शायद नहीं जीती है विधानसभा में। तो उनको ये लग रहा है कि चंपई सोरेन के आने से हमारे को यहाँ पे कुछ सीटें मिल जाएगी, लेकिन ये मुगालते में हैं। मुगालते में इसलिए हैं कि वहाँ पर चंपई सोरेन का इतना प्रभाव नहीं है, जो प्रभाव है वो झारखंड मुक्ति मोर्चे का है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में होने से चंपई का उस झारखंड मुक्ति मोर्चा में होने से उनका थोड़ा बहुत प्रभाव वहाँ पर है। तो जब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल जाएंगे तो वो प्रभाव उनका ख़त्म हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों में पिछले 4-5 सालों से मतलब 2019 से ही ये बात घर में उनके जहन में बैठ गई है कि भाजपा हमारी हितैषी पार्टी नहीं है, वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो हमारा नुकसान करना चाहती है। और वो ये भी समझते हैं कि झारखंड का नुकसान भाजपा से झारखंड का फ़ायदा नहीं होता। और ये कोई ऐसे नहीं हो गया है, ये इसलिए हुआ कि उसके पहले 5 साल तक रघुवर दास जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सरकार चलाई, भाजपा की सरकार चलाई और इस तरह से चलाई कि वहाँ के आदिवासी ये महसूस करने लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और इसीलिए 2019 में जब ये चुनाव हुए थे झारखंड के पिछली बार 5 साल पहले, तब रघुवर दास जो है अपनी सीट भी हार गए थे और निर्दलीय कैंडिडेट से हारे थे, सरयू राय से। तो इसलिए ये कहना कि चंपई सोरेन का भाजपा में जाने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत ही मुगालते में है। और हेमंत सोरेन का भी कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो पता लग गया था कि ये आदमी धोखा करने वाला है, इसीलिए इनको हटाया था और वो चौकन्ने हो गए और अपना काम कर रहे हैं। आज उन्होंने कुछ एरिया में जो बिजली बिल जो बकाया बिजली बिल थे उनको माफ़ कर दिया है। तो इस तरह से वो अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। तो चंपई सोरेन ने इसके पहले तो मैंने बता ही दिया आपको कि पार्टी बनाने की बात कही थी और वो अब आते हैं बिहार। बिहार में आने के पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो लोगों को और भी अपने दूसरे ग्रुपों में भी फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करें। बिहार में भी नीतीश कुमार की जो 12 संसदीय सीटें जीत के लाए हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें वही जीत के लाए हैं शायद, और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन भी दिया है। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी को तोड़ने का काम भाजपा करने लग गई है, क्योंकि भाजपा को 240 से 272 करने हैं
किसी भी तरह। और ये काम छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ करके नहीं हो सकता है, इसलिए चंक तोड़ना पड़ेगा। और वो चंक तोड़ने में बिहार की दो पार्टियां हैं जो एक तो ये जदयू है, एक है रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की लोजपा। तो इन दोनों पार्टियों को तोड़ने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दिया है। और नीतीश को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने उनके खास अधिकारियों पर, आईएएस अफसरों पर छापेमारी भी की है। एक तो बहुत ही उसके ऊपर उन्होंने छापेमारी की, जो ईडी की छापेमारी की, और उसको उन्होंने उस जगह से हटा दिया शायद नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को समझ गए कि ये हमें अब ख़त्म करने की ओर ले जा रहे हैं। तो उन नीतीश कुमार ने पिछली बार जैसे चिराग मॉडल लाए थे, तो इस बार भाजपा जो है प्रशांत किशोर मॉडल ला रही है। 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है प्रशांत किशोर ने, और वो सबसे ज़्यादा नुकसान जदयू का करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का करेंगे। दोनों का नुकसान करने के लिए वो पिछले 2-2.5 साल से लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो ये उनकी नीति है। भाजपा उनका उपयोग कर रही है। पहले चिराग पासवान का किया था, और अब चिराग पासवान की जगह फिर से, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी लेटरल एंट्री का विरोध किया, नीतीश कुमार ने भी लेटरल एंट्री के बारे में विरोध किया था, और आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका भी विरोध किया था, और बंद के समर्थन में बयान दिए थे चिराग पासवान ने। और नीतीश कुमार ने भी बंद के सीधा तो बंद का समर्थन नहीं किया, लेकिन वो जातीय जनगणना और बंद के समर्थन, आरक्षण के समर्थन में थे, और उनको ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुचित लगा। ये बयान तो उन्होंने दिया ही था। तो इनको तोड़ करके अपनी सरकार बनाने के लिए, और फिर 2025 में चुनाव हैं, बिहार में 2025 में चुनाव हैं विधानसभा के, और उसमें चिराग पासवान चाहते हैं कि 35-40 सीटें उनको मिले चुनाव लड़ने के लिए, और नीतीश कुमार का तो घोषित है, शायद पहले से ही शर्त है कि मैं 50% सीट्स तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा अकेली और बीजेपी के साथ अभी जीतन राम मांझी भी 8-10 सीटें मांग रहे हैं, फिर उधर कुशवाहा भी हैं उनके साथ, और सैनी भी हो सकते हैं। मतलब इस तरह से कुनबा उनका बड़ा है, सबको कुछ कुछ सीटें देनी पड़ेगी, तो फिर भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसलिए हो सकता है कि भाजपा इस बार अकेली चुनाव लड़े, नीतीश कुमार को भी छोड़ दे। अगर छोड़ देगी तो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और उसमें तो फिर भाजपा का सुपड़ा साफ होना ही है। तो ये वहाँ पर जो, लेकिन वहाँ जो राजनीति चल रही है वो लल्लन सिंह जो सांसद हैं उनके माध्यम से, मतलब उनको भाजपा उनको मोहरा बना करके और जदयू के सांसदों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। और इसी तरह से वो जो है चिराग पासवान की पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसलिए उन्होंने वो जो पशुपति पारस जो हैं पहले जिनको मंत्री भी बनाया था, उनको इस बार उन्होंने एनडीए में शामिल नहीं किया था। मतलब शामिल तो थे लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी, उनको कोई सीटें वीटें भी नहीं दी, उनको वापस झाड़ फूंक के तैयार किया है और उनकी लिपाई पुताई हो रही है। और फिर एनडीए के साथ उनका, मतलब भाजपा उनके साथ कोई गठबंधन करना चाह रही है
चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन चिराग पासवान की तो अपनी फॉलोइंग है, उसने दिखा दिया कि 5 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए और 5 पे जीत के आए। पिछली बार 6 दी थी और 6 पे जीत के आए। तो 100% उसके स्ट्राइक रेट है। तो पशुपति पारस वगैरह कोई उसके लिए मायने नहीं रखते हैं और न भाजपा ज़्यादा मायने रखती है। तो दोनों ही पार्टियां अपने आप में मजबूत है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार ने चुपचाप अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बिहार का दौरा करना शुरू कर दिया है। हालांकि उनको ये दिक्कत ज़रूर है कि उनके राज्य में बहुत सारे पुल टूट गए हैं, कुछ बांध भी टूट गए हैं, बाढ़ भी आ रही है। तो उन सबको देखने भी जा रहे हैं और पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए। तो ये तो हो गई बात तीनों राज्यों की। और तीनों राज्यों में जिस तरह से भाजपा कमज़ोर करने की में लगी हुई है वहाँ की सरकारों को, वो देश के हित में तो कम से कम भी नहीं है। चाहे भाजपा के हित में है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है अभी। लेकिन इधर महाराष्ट्र में भी 3-4 महीने में चुनाव होने ही हैं। अभी नहीं हुए तो नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। लेकिन वहाँ अभी एक जो बड़ा मुद्दा सामने आया है वो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नई मूर्ति बनाई थी और अभी 7-8 महीने पहले ही हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका अनावरण किया था और वो अभी जो है टूट गई, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई, ज़मीन पे आकर गिर गई है। तो कहा जा रहा है कि ये मतलब भ्रष्टाचार में नो टॉलरेंस वाली सरकार के कामकाज का एक प्रतिबिंब है। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार की वानगी दिखाता है ये नो टॉलरेंस वाली सरकार में। तो यही नहीं है, बिहार के पुल भी हैं, अटल सेतु भी है और जबलपुर का एयरपोर्ट भी है, दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, राजकोट का एयरपोर्ट भी है। पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जिनको गिनवाई जाए तो, और सब जगह इसी तरह से बनने के थोड़े ही समय बाद वो धड़ाम से गिर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। खैर, ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अगर हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, दिल खोल के करें ताकि हम और आगे अग्रसर हो सकें। और बजट ये अपना कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। ये आज की रिपोर्ट जो है पूर्वी राज्यों के चुनाव और चुनाव के पहले की जो स्थिति है उसके ऊपर थी। धन्यवाद और जय भारत। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के